हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ये बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए है। ये टॉपिक बॉटनी के पेपर फर्स्ट में ये शामिल है। तो जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ फीचर्स में जो आपको बता रही थी, उसी के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। तो देख लेते हैं आज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया के सेल वॉल के ठीक नीचे पाई जाती है और इसको ये बाहरी आवरण से पृथक करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर ये बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन की भांति ही दिखाई पड़ती है, जिसमें कि दो डेंस मेम्ब्रेन्स के बीच में एक पतली परत भी दिखाई पड़ती है। यह लेयर बहुत ही थिन एवं सॉफ्ट या कोमल होती है और इसकी मोटाई लगभग 7 to 5 नैनोमीटर होती है। इसके घटकों में मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं फॉस्फोलिपिड्स, जो कि 20 से 30% तक होते हैं। प्रोटीन 60 से 70% तक होती है और फॉस्फोलिपिड्स दो स्तरों में के रूप में पाया जाता है। इसमें एक परत में तो हाइड्रोफिलिक आवेशित फॉस्फेट सिरे बाहर की ओर होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक सिरे आमने सामने होते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड लेयर्स में धंसे हुए होते हैं या एम्बेडेड होते हैं और एक प्रकार से फॉस्फोलिपिड परतें तरल माध्यम का गठन करती हैं। इसमें प्रोटीन अणु गतिमान होते हैं। इस प्रकार की संरचना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम व लगभग नहीं के बराबर पाए जाते हैं। फॉस्फेटाइड्स के रूप में 1% एंडीक्राप्रिनॉल होता है। प्लाज्मा झिल्ली में स्टीरॉल जैसे कोलेस्ट्रॉल आदि नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की तुलना में ये कम दृढ़ होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य या फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यह झिल्ली अधिकांशतया जल में घुलनशील पदार्थों के लिए अवरोधक का कार्य करती है तथा कोशिका भित्ति की तुलना में अधिक सेलेक्टिव होती है। झिल्ली में उपस्थित परमेज एंजाइम विभिन्न पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त झिल्ली पर अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कोशिका भित्ति संश्लेषण एवं ऊर्जा के उत्पन्न करने, जटिल लिपिड संश्लेषण एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण में या रेप्लिकेशन में मदद देने में काम कर आते हैं। साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेलीज। कोशिका द्रव्य, इस देखिए पहला जो है इसमें पार्ट कोशिका द्रव्य है। कोशिका झिल्ली कोशिकीय क्षेत्र को घेरे हुए होती है। इस क्षेत्र में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य का लगभग 80% भाग जल के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त इसमें न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इनऑर्गेनिक आयंस और अनेक लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरल कोशिका में अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान जीवाणुओं में कोशिका द्रविक प्रवाह या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता है। यह कोशिकीय पंजर या साइटोस्केलेटन में भी नहीं पाया जाता है। दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज आ जाता है मीसोसोम्स। बैक्टीरिया में दूसरे अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कलाबद्ध संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, परंतु इसके स्थान पर अनेक ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका के भीतर अनेक इनफोल्डिंग्स उत्पन्न होते हैं। इन इनफोल्डिंग्स को ही मीसोसोम्स कहते हैं। आगे के डायग्राम में हम इसका आपको एक इमेज दिखाएंगे। इसका नामकरण फिट्स जेम्स ने 1939 में किया। ये एक ट्यूब्यूलर इनफोल्डिंग्स है, अर्थात मीसोसोम्स यदि सेल मेम्ब्रेन के पास उपस्थित हों तो इनको परिधीय मध्यिका या पेरिफेरल मीसोसोम्स कहते हैं और यदि ये सेल के अंदर तक समाये हुए हों तो इनको सेंट्रल मीसोसोम्स कहते हैं। केंद्रीय मीसोसोम्स प्राय न्यूक्लियोइड के साथ संलग्न पाया जाता है तथा डीएनए प्रतिकृतिकरण एवं कोशिका विभाजन में सहायक होता है।
मीज़ोसोम्स में साधारणतया प्लेट्स पाई जाती हैं और इनमें वेसिकल्स भी होते हैं। यह प्राय बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाए जाते हैं और इनका लिपिड संगठन कोशिका झिल्ली के समान होता है, लेकिन प्रोटीन में भिन्नता पाई जाती है। जो पेरिफेरल मीज़ोसोम्स होते हैं इनमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। विशेष प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन इनके द्वारा होता है, जैसे कि पेनिसिलिन को नष्ट करने के लिए पेनिसिलेज का स्राव। इसके अतिरिक्त सभी मीज़ोसोम संवहन तंत्र के लिए सतही क्षेत्र बढ़ाते हैं एवं पट निर्माण के द्वारा साइटोकाइनेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतिरिक्त फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मध्यकाय में प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पर ये देख लेते हैं, यह देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मीज़ोसोम्स है ना, ये मीज़ोसोम्स के द्वारा ये ट्यूब्यूल्स हैं बनी हुई। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक मीज़ोसोम है और ये मीज़ोसोम है जो कि एक ट्यूबुलर संरचना होती है। नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोम्स। अनेक राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं एवं इनका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। बैक्टीरिया में राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं जिनका आकार, परिमाप एवं आकृति अलग अलग होती है। बड़ी सब यूनिट को 50S सब यूनिट एवं छोटी 30S सब यूनिट होती है। ये दोनों मिलकर एक 70S राइबोसोम का गठन करते हैं। राइबोसोम का व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 3 मिलियन तक होता है। बैक्टीरियल सेल में लगभग 15,000 से 20,000 तक राइबोसोम्स होते हैं जो कि कोशिका के कुल भार का 30% भाग होते हैं। यह अंतः कोशिका कण है जो आरएनए एवं प्रोटीन के द्वारा निर्मित संरचनाएं हैं। बैक्टीरियल सेल में लगभग 10 से 20% राइबोसोम्स स्वतंत्र तथा 80% पॉलीसोम्स के रूप में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनका 2/3 भाग आरएनए व 1/3 भाग प्रोटीन्स का बना होता है। बैक्टीरिया ई कोलाई के राइबोसोम्स में 63% आरएनए एवं 37% प्रोटीन होते हैं, अर्थात आरएनए व प्रोटीन का अनुपात क्रमशः 2:1 होता है। मैंगनीज आयन की अल्पता इनकी दोनों इकाइयों के पृथक होने में सहायक होती है। राइबोसोम्स में कोशिका के आरएनए का 80% भाग एवं 10% प्रोटीन मिलते हैं। अनेक एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि जो कि जीवाणु की कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करते हैं, ये पाए जाते हैं। उनका लक्ष्य जीवाणु राइबोसोम्स ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है लैमेली या क्रोमैटोफोर्स। लैमेली या क्रोमैटोफोर्स प्रकाश संश्लेषी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये थाइलेकॉइड्स की फॉर्म में या वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं और इनको क्रोमैटोफोर्स भी कहते हैं। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, ये देखिए क्रोमैटोफोर्स है ये। तो ये दोनों पे यहाँ पे ये लैमेली फॉर्म में है जबकि यहाँ पर ये वेसिकल्स की फॉर्म में है। स्वपेशी जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पटलिका का निर्माण 2 समानांतर इकाई झिल्लियों या यूनिट मेम्ब्रेन्स के द्वारा होता है। ये झिल्लियाँ छोटी अथवा पूरी कोशिका द्रव्य में फैली हुई होती हैं। वर्णकी लवक या पुटिकाएँ खोखली, गोलाकार एवं 300 एंगस्ट्रॉम व्यास की संरचनाएं होती हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक, एंजाइम एवं लाइट रिएक्शन हेतु फॉस्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन सिस्टम या ईटीएस उपस्थित होता है। डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। फिर आ जाता है न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया में भी अन्य प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह केंद्र का अभाव होता है। यहाँ क्रोमेटिन पदार्थ झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। ये केंद्रीय क्रोमेटिन पदार्थ बैक्टीरिया सेल
के बीच में उपस्थित होता है तथा कभी कभी मेसोसोम से संलग्न पाया जाता है। इस क्रोमेटिन पदार्थ को ही न्यूक्लियोइड कहते हैं। यह एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है एवं एक क्रोमोसोम्स को निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह तंतुवत एवं हल्के रंग के क्षेत्र में दिखाई देता है। डीएनए की लंबाई 1000 माइक्रोन एवं मोटाई 3 nm होती है। इसका अणुभार 20 खरब होता है। केंद्राभ में लगभग 4000 जीनोम होते हैं तथा द्विगुणन या रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड द्वारा होता है। वैसे तो एक बैक्टीरियल सेल में सामान्यतः एक ही न्यूक्लियोइड पाया जाता है, परंतु बेसिलस जीवाणु में कोशिका विभाजन के समय सेप्टा निर्माण की क्रिया अवरुद्ध हो जाने से कोशिकाएं विभाजन भित्ति रहित रहती हैं। संतति कोशिका नहीं बन पाती है, अतः इन कोशिकाओं में एक से अधिक न्यूक्लियोइड भी हो सकता है। इसके बाद में आ जाता है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड देखिए, प्राय अनेक कोशिकाओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त एक और डीएनए खंड पाया जाता है जो छोटे वलय के रूप में आकृति में होता है। इसे प्लाज्मिड कहते हैं। इनका रेप्लिकेशन स्वतंत्र रूप से होता है। ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनकी सर्वप्रथम खोज लेडरबर्ग ने 1952 में की थी। बैक्टीरिया में कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी पाए जाते हैं जो मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ सकते हैं। इनको एपिसोम या अधिकाय कहते हैं। इनका अध्ययन जेकब शेफर एवं वॉलमैन ने किया था। प्लाज्मिड के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की प्रकृति न्यूक्लियोइड डीएनए से अलग होती है। इसमें उपस्थित जीन जीवाणु की वंशागति के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए की लंबाई लगभग 25 माइक्रोन होती है। इसमें लगभग 50 से 100 जीन्स होते हैं। कुछ प्लाज्मिड जैसे ई कोलाई का प्लाज्मिड अत्यंत छोटे होते हैं। कुछ जीवाणुओं में एपिसोम मुख्य गुणसूत्र से जुड़कर फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में भी कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें एंटीबायोटिक के प्रतिकार के कुछ जीन्स होते हैं। इनके द्वारा जीवाणु की पहचान संभव है। बड़े प्लाज्मिड जीवाणु संयुग्मन में सहायक होते हैं, जबकि छोटे प्लाज्मिड इस कार्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। रिजर्व मटेरियल। बैक्टीरियल सेल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अनुकूल परिस्थितियों में एकत्र होकर एक प्रकार के इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स का गठन करते हैं। इनको कोशिकीय समविष्ट संरचनाएं कहा जाता है एवं ये संचित पदार्थों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन संचित या संग्रहित पदार्थों में लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीफॉस्फेट्स एवं गंधक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन संचित पदार्थों के प्रमुख उदाहरणों में हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीकरित जीवाणुओं में सल्फर निक्षेप गोलिका या ग्लोब्यूल एवं वॉल्यूटिन कणिकाएं की उपस्थिति होती है। संचित पदार्थ जीवाणु कोशिका में उस समय एकत्र होते हैं जब वृद्धि अवरोधों की उपस्थिति के कारण जीवाणु कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। सामान्य परिस्थितियों में ये पदार्थ या कण वृद्धि सहायक होते हैं। इनमें पॉलीसेकेराइड व उदासीन लिपिड्स आदि तो कार्बन एवं ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि जीवाणु कोशिकाओं में पॉलीफॉस्फेट से फॉस्फेट प्राप्त होता है एवं गंधक इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त पदार्थों के अतिरिक्त जीवाणु में एक और विशेष प्रकार का संचित पदार्थ पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी पाया जाता है, जो क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होता है एवं ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में आ जाता है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स अनेक प्रकार के जलीय जीवाणुओं की वर्णक रहित नॉन पिगमेंटेड प्रजातियों में पॉलीनीमा, होलोबैक्टीरियम एवं क्लॉस्ट्रीडियम में जीवाणु कोशिका के प्लावन या अधोस्तर पर स्थित रखने में सहायता प्रदान करने हेतु तो गैस रिक्तिकाएँ उपस्थित होती हैं। गैस रिक्तिका की भित्ति प्रोटीन युक्त होती है एवं ये स्पिंडल शेप वेसिकल्स द्वारा निर्मित होती है। इनका विन्यास समानांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोक्सीसोम्स। यह संरचनाएं नाइट्रोसोमोनास एवं कुछ अन्य स्वपोषित जीवाणुओं में पाई जाती हैं तथा बहुभुजीय आकृति की होती हैं। इनका परिमाप एवं आकार बैक्टीरियोफाज के समकक्ष होता है।
कार्बोक्सीसोम्स में सूक्ष्म डीएनए के अतिरिक्त राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम भी होता है। तो ये थी बात आज बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। थैंक यू।